यह दूसरे विश्व युद्ध का समय है। जर्मनी ने ब्रिटेन को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान पहुंचाया है। इस कारण ब्रिटेन ने अपनी सभी कॉलोनियों को स्वतंत्र करने का फैसला किया है और इन कॉलोनियों में भारत भी शामिल है। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा का गठन करने के लिए एक कैबिनेट मिशन लॉन्च किया है। संविधान सभा के कुछ प्रमुख सदस्य हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला, सभी को समानता प्रदान करने वाला और हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला होना चाहिए। और इसी प्रकार संविधान सभा के दूसरे सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि वो सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी जातियों को समानता प्रदान करे और वे किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के प्रति भेदभाव ना करें। और इसके साथ ही मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेदों पर बहस शुरू होती है। सबसे पहले संविधान सभा के एक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं, सभापति महोदय, मैं इस सभा में यह प्रस्ताव देना चाहता हूं कि जिस तरह अमेरिका के संविधान में सभी नागरिकों को हथियार रखने का मौलिक अधिकार है, वैसे ही हमारे इस संविधान में भी सभी को हथियार रखने का मौलिक अधिकार होना चाहिए। परंतु इसके विरोध में संविधान सभा के दूसरे सदस्य और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि सभापति महोदय, मैं अपने साथी द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो भारत के लोगों में संघर्ष बढ़ेगा और आने वाले भविष्य में भारत गृह युद्ध की तरफ भी जा सकता है। और इस प्रस्ताव का विरोध संविधान सभा के अन्य सदस्य भी करते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और संविधान सभा के सभी सदस्य इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह प्रस्ताव संविधान सभा से खारिज हो जाता है। और इसी के साथ अन्य मौलिक अधिकारों वाले प्रस्तावों पर संविधान सभा में बहस होती है और सभी प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत करने के बाद संविधान में शामिल कर लिए जाते हैं। और इसी तरह 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा से स्वीकृत हो जाता है। परंतु एक और जहां हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर एक और समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर, जो अभी तक भारत का राज्य नहीं बना था, उस पर पाकिस्तान आक्रमण कर देता है। जम्मू कश्मीर के राजा अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन से कहते हैं, मुझे लगता है कि अब हमें भारत की वायुसेना और भारत की थल सेना की मदद लेनी चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब हमें भारत संघ की मदद ले लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजा के कहने पर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन दिल्ली आते हैं
और नेहरू कैबिनेट से मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ ये गुजारिश करते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया है, इस स्थिति में हम चाहते हैं कि भारतीय सेना हमारे राज्य की मदद करे। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट की बैठक करने के बाद मेहर चंद महाजन से यह कहते हैं, योर हाइनेस, हमारी कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जब तक आप भारत संघ में शामिल नहीं हो जाते, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह संदेश मिलते ही जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास सीधे कश्मीर पहुंचते हैं और हरि सिंह से यह कहते हैं, नेहरू कैबिनेट का कहना है कि जब तक हमारा राज्य भारतीय संघ में शामिल नहीं हो जाता, तब तक हम किसी भी प्रकार के राज्य के मामले में हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं भारत संघ में अपना राज्य शामिल करने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन का यह संदेश पाकर राजा हरि सिंह भारत संघ में जम्मू कश्मीर राज्य के विलय के लिए तैयार हो जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि भारत संघ में रियासतों के विलय का एक विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह राज्य के भारत संघ में विलय के लिए तैयार तो होते हैं, परंतु भारत संघ में विलय के लिए 3 शर्तें भी रखते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह पहली शर्त यह रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले में भारत की संसद को केवल 3 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। पहला, विदेशी विषय, दूसरा, दूरसंचार विषय, तीसरा, जम्मू कश्मीर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। परंतु जब जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत संघ में हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर के एक उभरते हुए नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख शेख अब्दुल्ला नेहरू कैबिनेट से यह मांग करते हैं कि मैं भारत की केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनकी इन्हीं मांगों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव रखते हैं और अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में कहते हैं, साथियों, जैसे कि इस सभा के सभी सदस्य जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत संघ में विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ है। इसीलिए हमें जम्मू कश्मीर के नेताओं की इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। इसीलिए मैं इस सभा से गुजारिश करूंगा कि मेरे द्वारा लाया गया अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव यह सभा सर्वसम्मति से पारित करे, जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है। परंतु संविधान सभा के दूसरे सदस्य और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं कि यदि हमने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया तो ये भारत के लिए सही नहीं होगा। इससे भारत गृह युद्ध की तरफ जा सकता है और आने वाले भविष्य में दूसरे राज्य भी इस तरह की मांग रख सकते हैं। और इसी के साथ संविधान सभा की एक और सदस्य
सरोजनी नायडू भी इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ी होती हैं और कहती हैं कि यदि ऐसा प्रस्ताव पास होता है तो ये देश की स्थिति के लिए अच्छा नहीं होगा और भविष्य में इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और अधिक विरोध और अधिक बहस के बावजूद यह प्रस्ताव संविधान सभा से पास हुआ और संविधान में शामिल हुआ। इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना और हमारा संविधान लागू हुआ। परंतु कुछ ही समय बाद सरकारों और संसद ने संविधान के मूलभूत ढांचे को ही संशोधित करने की कोशिश की। पहली बार 1967 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया। इस संविधान संशोधन को पंजाब के एक धार्मिक नेता बाबा गोलकनाथ ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में बाबा गोलकनाथ की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी। मिलॉर्ड, क्योंकि संसद ने संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधित करने का कायदे किया है और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर किया है, लिहाजा मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया जाना चाहिए। और एक लंबी सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संविधान का यह संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर करता है, जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। इसलिए हम संविधान के संशोधन को रद्द करते हैं और संसद को ये कहना चाहते हैं कि संसद या सरकार संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। परंतु इसके कुछ समय बाद इंदिरा गांधी सरकार संविधान में 3 संशोधन लेकर आई और उन 3 संशोधनों के जरिए मौलिक अधिकारों को काफी हद तक छीनने की कोशिश की गई और उन संशोधनों से यह भी कहा गया कि यदि सांसद चाहे तो संविधान के मूलभूत ढांचे में भी संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती की ओर से पेश मशहूर वकील नानाजी पालकीवाला ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने दलील देते हुए कहा कि मिलॉर्ड, क्योंकि ये तीनों संविधान संशोधन संसद को अधिकार देते हैं कि संसद चाहे तो नागरिकों के मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है और ये संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। लिहाजा मैं न्यायालय से गुजारिश करता हूं कि न्यायालय इन तीनों संविधान संशोधनों को रद्द कर दे। परंतु इसके विरोध में केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल यह दलील देते हैं कि मिलॉर्ड, यदि सरकार या संसद को लगता है कि नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकारों से इस देश की सुरक्षा को खतरा है, तो संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। और लंबी सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि संविधान के तीनों ही संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये संशोधन संसद को यह अधिकार प्राप्त करते हैं कि यदि संसद चाहे तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर सकती है। हालांकि हम इन संविधान संशोधनों को रद्द नहीं कर रहे हैं, परंतु हम संसद को यह बताना चाहते हैं कि यदि संसद चाहे तो संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। और इसी प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना और हमारा संविधान लागू हुआ। सरकारों और संसद ने समय समय पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश तो की, परंतु जब जब यह कोशिश हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की। यही है हमारा महान संविधान। जय हिंद, जय संविधान, वंदे मातरम।